इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। इतिहास पाठ में आज हम शकों की बात करेंगे। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडेय ने। मित्रों, शकों के सिलसिले में हम एक बार मिल चुके हैं और आज दूसरी बार मिल रहे हैं। पिछले अंक में हमने देखा कि शकों का भारत में प्रवेश किस तरह हुआ। आज हम आगे की बात करते हैं। अनेक साक्ष्यों से प्रकट होता है कि भारत के एक विस्तृत प्रदेश पर शक मुरुंड शाखा ईसा की 3री शताब्दी तक राज्य करती थी। जैन ग्रंथ सिंहासन द्वात्रिंशिका के अनुसार एक मुरुंड राज कान्यकुब्ज में राज्य करता था। हेमचंद्र के ग्रंथ अभिधान चिंतामणि से प्रकट होता है कि संपाक में मुरुंड रहते थे। अन्यान्य साक्ष्य पाटलिपुत्र पर भी मुरुंड जाति के आधिपत्य की सूचना देते हैं। आवश्यक बृहद्वृत्ति के अनुसार पाटलिपुत्र के एक मुरुंड राजा ने पेशावर में अपना एक राजदूत भेजा था, जो उस समय बौद्धों का एक प्रबल गढ़ था। इसी प्रकार पादलिप्त प्रबंध का कथन है कि पादलिप्त ने पाटलिपुत्र के मुरुंड राजा की सिर दर्द में दवा करके सहायता की थी। सिल्वा लेवी महोदय ने चीनी साहित्य का एक उदाहरण दिया है, जिसके अनुसार बु वंश के चीनी सम्राट के एक पदाधिकारी ने अपने स्वामी को यह सूचना दी थी कि भारतवर्ष में बौद्ध धर्म की प्रधानता है और वहां म्यूलून नाम का राजा राज्य करता है। लेवी महोदय ने म्यूलून का समीकरण मुरुंड के साथ किया है। अन्य विदेशी लेखक भी भारतवर्ष में मुरुंड राज्य के साक्ष्य उपस्थित करते हैं। टॉलमी के अनुसार मुरुंड गंगा नदी के पूर्वी तट पर और सरयू की घाटी में स्थित थे। इस कथन की पुष्टि ओपियन नामक एक अन्य लेखक से होती है, जो कहता है कि मरुंडीन जाति गंगा की निवासी थी। इन सब उद्धरणों से प्रकट होता है कि शक मुरुंडों ने काफी समय तक भारतवर्ष के एक विशाल प्रदेश पर राज्य किया था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से में भी गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी शक मुरुंडों का उल्लेख मिलता है। इससे प्रकट होता है कि 4वीं शताब्दी में भी शक भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में विद्यमान थे। यदि हम तक्षशिला के शक शासकों की बात करें तो वहां खुदाई में प्राप्त वस्तुओं की सतह से मार्शल ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उस प्रदेश का सर्वप्रथम शक शासक मावेज था। उसकी कुछ मुद्राओं पर पार्थिया की मुद्राओं का प्रभाव दृष्टिगत होता है। इससे अनुमान होता है कि वह भारतवर्ष में उत्तरी मार्ग से आने वाली शक मुरुंड शाखा का वंशज नहीं था, वरन दक्षिणी मार्ग से आने वाली ईरानी शक शाखा का वंशज था। ईरानी शक शाखा ही पार्थिया के संपर्क में आई थी, लेकिन इस मत के विरोध में स्टेन कोनो का कथन है कि मावेज का नाम मध्य एशियाई प्रतीत होता है। इस आधार पर वह उत्तरी मार्ग से आने वाली शक मुरुंड शाखा का वंशज प्रतीत होता है। यदि ऐसा है तो वह किपिन के शक मुरुंडों से संबंधित रहा होगा। किसी समय लोहाई जैन नामक एक विदुषी ने यह मत प्रतिपादित किया था कि एजेज प्रथम की भांति मावेज पार्थियन था, शक नहीं, लेकिन अधिकांश विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर अल्तेकर ने यह मत प्रतिपादित किया कि मावेज प्रारंभ में पार्थिया के अधीन एक सामंत था। अपने मत की पुष्टि में उन्होंने बताया कि मावेज की कुछ मुद्राओं पर एकमात्र राजा की उपाधि मिलती है। मावेज की कुछ मुद्राएं पार्थिया की मुद्राओं से मिलती जुलती हैं। संभव है कि पार्थिया नरेश मिथदात द्वितीय के पश्चात जब पार्थिया का केंद्रीय शासन निर्बल पड़ गया तो उसके कुछ सामंतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी हो। मावेज की तिथि के विषय में बड़ा मतभेद है।
कहा जाता है कि मावेज की कुछ मुद्राएं सिंहासनासीन जीएस और गज शैली में मिली हैं। अतः उन्होंने यानी विद्वानों ने मावेज को एंटी आल्किडस के काल के समीप रखा है। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि मुद्राओं की समता के आधार पर निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जैसे मावेज की मुद्राएं यूनानी शासक यूक्रेटाइडीज और डेमेट्रियस की मुद्राओं से भी मिलती हैं, परंतु फिर भी यह कोई नहीं कहता कि मावेज का काल इन यूनानी शासकों के काल के समीप था। मावेज का काल निर्धारण बहुत कुछ तक्षशिला ताम्रपत्र पर निर्भर करता है। इस ताम्रपत्र से पता चलता है कि महाराज मोग नामक एक शक्तिशाली शासक हुआ है। क्षत्रप, लियाक, कुसुलक और उसके अधीन उसका पुत्र महादानपति पतिक दोनों महाराज मोग के अधीन थे और यह मोग 78 ईस्वी में राज्य कर रहा था। फ्लीट को छोड़कर प्रायः समस्त विद्वानों ने महाराज मोग का समीकरण शक नरेश मावेज के साथ किया है। मानसेरा अभिलेख में भी लियाक का नाम मिलता है। डॉक्टर राय चौधरी का मत है कि तक्षशिला ताम्रपत्र और मानसेरा अभिलेख के दोनों लियाक यानी तक्षशिला ताम्रपत्र और मानसेरा अभिलेख के दोनों लियाक एक ही व्यक्ति के नाम हैं। मानसेरा अभिलेख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किपिन के कुछ भाग पर मावेज का अधिकार रहा होगा, लेकिन चीनी लेखों से प्रकट होता है कि कम से कम 32 ईसा पूर्व तक किपिन पर पिन मो फू का अधिकार था। इससे सिद्ध होता है कि 32 ईसा पूर्व के बाद ही मावेज का उदय हुआ है। अब रही तक्षशिला ताम्रपत्र में उल्लिखित 78 तिथि की बात, विद्वानों में बड़ा मतभेद है कि यह तिथि किस संवत की है। श्री आर.पी. चंदा का मत है कि मावेज ने स्वयं अपना एक संवत चलाया था और तक्षशिला ताम्रपत्र की तिथि मावेज संवत में ही मिली है। परंतु यदि मावेज संवत की स्थापना होती तो इस संवत की अन्य तिथियां भी मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है। एकमात्र तिथि के लिए एक स्वतंत्र संवत की कल्पना करना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। लोहाई जैन के मतानुसार तक्षशिला ताम्रपत्र की 78 तिथि सीथियन यूची शक संवत की है, जिसकी स्थापना 139 ईसा पूर्व हुई थी। इसी प्रकार रैप्सन इसे पार्थियन संवत की तिथि मानते हैं, जिसकी स्थापना 150 ईसा पूर्व में हुई थी। मार्शल और टार्न महोदय इसे 155 ईसा पूर्व में स्थापित शक संवत की तिथि मानते हैं। लेकिन तक्षशिला ताम्रपत्र की तिथि को विक्रम संवत की तिथि मानना अधिक उपयोगी प्रतीत होता है, क्योंकि पुराने खरोष्ठी अभिलेखों की तिथियां अधिकांशतः विक्रम संवत में ही है। यदि हम तक्षशिला ताम्रपत्र की तिथि को विक्रम संवत की तिथि माने तो यह निष्कर्ष निकलता है कि मावेज 20 ईस्वी में तक्षशिला का शासक था। टार्न कहते हैं कि यह संभव नहीं है, क्योंकि 19 ईस्वी में तक्षशिला में गांडोफार्नीज राज्य कर रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि गांडोफार्नीज पश्चिमोत्तर भारत के किसी प्रदेश में 19 ईस्वी में राज्य कर रहा था, लेकिन यह मानना आवश्यक नहीं है कि वह 19 ईस्वी में तक्षशिला पर भी शासन कर रहा हो। संभवतः तक्षशिला उसने कुछ समय बाद जीता था। निष्कर्ष यही निकलता है कि मावेज के शासन का काल प्रारंभ 30 ईसा पूर्व से पूर्व और उसका अंत 20 ईसा पूर्व के पूर्व नहीं हो सकता। इस निष्कर्ष की कुछ पुष्टि एक अन्य अभिलेख से भी हो जाती है। यह है मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेख। इस अभिलेख में महाक्षत्रप पतिक, महाक्षत्रप राजुल और उसके पुत्र क्षत्रप षोडाश का उल्लेख मिलता है। विद्वानों का मत है कि तक्षशिला ताम्रपत्र और मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेख का पतिक एक ही व्यक्ति है। मार्शल महोदय ने मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेखों के षोडाश का समीकरण आमोहिनी दान पट्टिका लेख में उल्लिखित षोडाश के साथ किया है। इस टैबलेट की तिथि 72 है। इसे यदि विक्रम संवत की तिथि माने तो षोडाश का समय 14 ईस्वी होगा।
सोडास, पतिक, लियाक, कुशुलक और मावेज का भी समकालीन हुआ। इस गणना से भी मावेज की तिथि प्रथम शताब्दी के प्रथम चरण में पड़ती है। तक्षशिला ताम्रपत्र की तिथि 78 है। तक्षशिला ताम्रपत्र की तिथि 78 है। उसमें लियाक, कुशलक, क्षत्रप है और उसका पुत्र पतिक उसके अधीन महादानपति है। लेकिन मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेख की तिथि 72 है। उसमें पतिक को महाक्षत्रप कहा गया है। अतः यह कैसे संभव है कि पतिक पहले अर्थात 14 ईस्वी में महाक्षत्रप हो और बाद में 20 ईस्वी में अपने पिता के अधीन वह महादानपति हो जाए। इस विषमता को देखकर कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये दोनों तिथियां यानी 78 और 72 एक संवत यानी विक्रमी संवत की तिथियां नहीं हो सकती। लेकिन इस आपत्ति में कोई बल नहीं है, क्योंकि मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेख एक ही समय उत्कीर्ण नहीं हुआ था। मैरा अभिलेख में कनिंगम महोदय ने मोह नाम पढ़ा है। यह मोह मोग अथवा मावेज हो सकता है। इस अभिलेख की तिथि 58 है। यदि इसे विक्रम संवत की तिथि माने तो मावेज की सर्वप्रथम तिथि 1 ईसा पूर्व हुई। इस गणना से मावेज का शासनकाल 1 ईसा पूर्व से 20 ईस्वी तक होता है। लेकिन यहाँ यह याद रखना चाहिए कि यह निष्कर्ष पूर्णतः असंदिग्ध नहीं है। सरकार महोदय ने मावेज का शासनकाल 20 ईसा पूर्व से 22 ईस्वी तक माना है। तक्षशिला ताम्रपत्र से प्रकट होता है कि तक्षशिला प्रदेश मावेज के अधिकार में था। इस ताम्रपत्र में उसके क्षत्रप लियाक कुशुलक का उल्लेख है, जो मावेज की अधीनता में चुक्स यानी तक्षशिला के समीप का आधुनिक चच पर राज्य करता था। उसने तथा उसके पुत्र पतिक ने तक्षशिला में महात्मा बुद्ध के अवशेषों को स्थापित करवाया था और वहां एक संघाराम बनवाया था। तक्षशिला उस समय पश्चिमी पंजाब एवं गांधार का केंद्र था। अतः पश्चिमी पंजाब और गांधार का पर्याप्त प्रदेश मावेज के अधीन रहा होगा। मानसेरा अभिलेख में भी मावेज के अधीन क्षत्रप लियाक कुशुलक का उल्लेख है। संभवतः किपिन का कुछ भाग भी मावेज के राज्य में सम्मिलित होगा। इस पर पहले शक मुरुंडों का अधिकार था और उसके पश्चात वू ताओ लाओ उसके पुत्र तथा यिन मोफू का। मावेज की कुछ मुद्राओं पर कपिश के नरेश टेलीफस की मुद्रा शैली का प्रभाव है। इस आधार पर टार्न महोदय का मत है कि मावेज ने कपिश पर अधिकार कर लिया था। इसी प्रकार मावेज की कुछ मुद्राएं पुष्कलावती शैली की हैं। अतः रैप्सन महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला कि पुष्कलावती भी मावेज के अधीन था। लेकिन एकमात्र मुद्रा शैली के अनुकरण से किसी स्थान विशेष पर किसी का अधिकार सिद्ध नहीं हो जाता। कापिश और पुष्कलावती की मुद्राएं तक्षशिला में भी आती होंगी। मावेज ने उन्हीं के अनुकरण पर अपनी कुछ मुद्राएं बनवाई होंगी। यदि कापिश और पुष्कलावती पर मावेज का अधिकार होता तो वहां उसकी मुद्राएं अवश्य मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मथुरा सिंह शीर्ष पर स्टेन कोनो ने मुकी पढ़ा है और उसका समीकरण मोग के साथ किया है। इस आधार पर कुछ विद्वान मथुरा पर भी मावेज का अधिकार मानते हैं, लेकिन कोनो का पाठ संदिग्ध है। पुनः मथुरा में उस समय एक अन्य शक वंश राज्य कर रहा था। टार्न का कथन है कि मावेज ने मिनेंडर की एथना एल्किस शैली की मुद्राओं का अनुसरण नहीं किया। प्रकट होता है कि मिनेंडर के राज्य के सर्व प्रमुख भाग यानी सियालकोट प्रदेश पर मावेज का अधिकार नहीं था। लेकिन यह तर्क सही नहीं है। मिलिंद पन्हो सियालकोट को मिनेंडर की राजधानी अवश्य बताता है, लेकिन इस नगर में मिनेंडर की कोई टकसाल नहीं थी। यही कारण है कि सियालकोट में मिनेंडर की मुद्राएं जो मिली हैं वे काबुल घाटी में ही पाई जाती हैं। इस प्रकार मावेज का राज्य किपिन यानी कश्मीर, पश्चिमी पंजाब और गांधार के कुछ भाग तक ही सीमित था। मावेज एक शक्तिशाली शासक विदित होता है। तक्षशिला ताम्रपत्र में उसे महाराज कहा गया है। कुछ मुद्राओं पर उसे रजति रजस महतस मऊस कहा गया है। अपने राज्य में उसने क्षत्रप नियुक्त कर रखे थे, जो उसकी अधीनता में शासन संचालन करते थे। तक्षशिला ताम्रपत्र एवं मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेख में उसके क्षत्रप लियाक कुशुलक और पतिक का पता चलता है।
फ्लीट का मत है कि तक्षशिला, ताम्रपत्र और मथुरा अभिलेख के पथिक दो भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, लेकिन मार्शल और स्टेनकोनो उन्हें एक ही व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि दोनों के नाम बिल्कुल एक हैं। दोनों की पदवी क्षत्रप अथवा महाक्षत्रप एक है तथा दोनों के धर्म में भी समानता है, दोनों ही बौद्ध हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि मावेज की कुछ मुद्राओं पर पोसीडोन यानी समुद्र देवी का चित्र है। इस आधार पर उनका अनुमान है कि मावेज ने किसी सामुद्रिक युद्ध में विजय प्राप्त की होगी, लेकिन अन्य विद्वान मुद्रा चित्र को शिव का चित्र मानते हैं। टान के अनुसार उसकी मुद्राओं पर महात्मा बुद्ध और शिव के अंकन मिलते हैं। डेडियर महोदय का मत था कि मावेज एक नहीं वरन दो हुए थे। मावेज एक नहीं वरन दो हुए थे। एक मावेज ने बहुसंख्यक मुद्राएं चलाई थी जो अनेक स्थलों पर पाई गई हैं। उदाहरण के लिए एकमात्र सिरकप में ही इस मावेज की 107 मुद्राएं मिली हैं। दूसरे मावेज ने कोई भी मुद्रा नहीं चलाई थी। डेडियर महोदय के अनुसार तक्षशिला ताम्रपत्र में उल्लिखित मावेज यही दूसरा व्यक्ति था, लेकिन डेडियर के इस मत को प्रायः सभी विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया है। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।